हरा सफेद केसरिया, ये रंग है हमारी जान। इनसे ही तो सजता है मेरा हिंदुस्तान। लहराता रहे ये तिरंगा सदा आसमान में। यही है हर भारतीय का सबसे बड़ा अरमान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जीएसवाई जीएस में। आज हम लोग हिस्ट्री की अपनी लास्ट क्लास करेंगे और उससे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग कौन सा अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप लोग जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? ठीक है, नंबर कौन सा है इसका? 78 है, 79 है, 76 है या फिर 77 है? बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने 1940 से 41 के अप्रॉक्स देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा क्रिस्प मिशन। तो इसको हेड किसने किया था, ये कौन लेके आया था? तो सर स्टेफर्ड क्रिस्प थे। और इन्होंने माना था कि जो इंडिया डिमांड कर रहा है नेशनल मूवमेंट के थ्रू, उसको सपोर्ट किया था इन्होंने। एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसीलिए उनको क्रिस्प मिशन का हेड के तौर पर भेजा गया है ना। इस मिशन के हेड के तौर पर भेजा गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था। और ऊपर से बात ये थी कि वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गया था, है ना। 1939 में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जबरदस्ती कुदा दिया था। किसमें? वर्ल्ड वार टू में, बिना पूछे यहाँ के लीडर्स, ठीक है। अब यहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। तो उसी सिलसिले में कुछ सहानुभूति, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कुछ, मतलब कि लॉलीपॉप देने के लिए भेजा था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। एम वाज टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन इन द वार, यानी कि अपना फायदा देखने के लिए भेजा था यहाँ पर, ठीक है। प्रॉमिस डोमिनेंट स्टेटस आफ्टर द वॉर, डोमिनेंट स्टेटस आफ्टर द वॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रपोज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा ये था। प्रोविंसेस वर गिवन राइट टू सीसेट, यानी कि इनको प्रांतों से अलग होने का अधिकार देते हैं, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी टू फंक्शन टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक नहीं आ जाता, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी कॉल्ड इट कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि तारीख आज की नहीं है, तारीख है बाद की, तारीख बाद की डाल रखी है, पोस्ट डेटेड है चेक, ठीक है। कि वर्ल्ड वार टू खत्म हो जाएगा तब हम देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लॉलीपॉप तो आपने वर्ल्ड वार वन में भी दिया था कि हम ये आपकी डिमांड मानेंगे, लेकिन नहीं हुआ ना। तो इंडियंस मानने वाले नहीं थे। कांग्रेस अपोज ड्यू टू प्रोविजन ऑफ सेसेशन एंड लैक ऑफ इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ सेसेशन ये मंजूर नहीं था कांग्रेस को, और लैक ऑफ इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद से स्वशासन ना करने का विरोध भी इनको करना था, ठीक है। मुस्लिम लीग अपोज एज इट डज नॉट गारंटी पाकिस्तान, क्योंकि 1940 से पाकिस्तान की डिमांड उठने लगी थी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। और इस मिशन ने पाकिस्तान के बनने की गारंटी नहीं दी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया, ठीक है। तो ये था क्रिस्प मिशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 11 मार्च 1942 को आया था, बना था, लेकिन इंडिया कब आया था? केम टू इंडिया ऑन 23 मार्च 1942, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इंडिया इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा आंदोलन था ये, सबसे बड़ा स्ट्रगल था, ठीक है। इट वाज लार्जेस्ट मास मूवमेंट। देखिए 1857 का था तो, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं था, ठीक है ना। वहां पर इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, वहां पर एक एरिया में सिमट के रह गया था वो, यूपी बिहार दिल्ली वाला एरिया, है ना। लेकिन ये पूरे इंडिया में चला था। लार्जेस्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट वर्धा, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा में ये लोग मिलते हैं ऑन 14 जुलाई 1942, जहां पर महात्मा गांधी अपना आइडिया रखते हैं लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का आइडिया महात्मा गांधी देते हैं वर्धा में, याद रखिएगा। फिर 8 अगस्त 1942 को क्या होता है?
एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो होती है बॉम्बे में, वहाँ पर। और बॉम्बे में जगह कौन सी थी? ग्वालियर टैंक मैदान था, जो जिसको अब अगस्त क्रांति मैदान मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, कब? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। गांधी गेव द हिस्टोरिक स्लोगन डू एंड डाई, ठीक है। तो डू एंड डाई कौन से मूवमेंट में कहा गया था गांधी जी के द्वारा? तो वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे अरुणा असफ अली जो थे, इन्होंने अनफर्ल किया था नेशनल फ्लैग को, कहाँ पर? जहाँ पर इसकी मीटिंग को प्रपोज किया गया था, है ना, सॉरी, जहाँ पर इसकी मीटिंग रखी गई थी ग्वालियर टैंक मैदान में, वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस की रिस्ट्रिक्शन थी, हैवी पुलिस रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बावजूद भी इन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है। ब्रिटिश लॉन्च ऑपरेशन जीरो आवर ऑन ऑन 9 अगस्त 1942। देखिए 8 अगस्त को मीटिंग होती है, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दिया था। और इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट जो कांग्रेस के लीडर थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया है इन ए सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। महात्मा गांधी हो गए, कस्तूरबा गांधी हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, पर इम्प्रिजन इन आगा खान पैलेस पुणे में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कहाँ पर कैप्चर किया गया था, कहाँ पर रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? आगा खान पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को आपको भेजा गया था अल्मोड़ा जेल, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में ही थे, तो इनको बिहार में ही रखा गया था, ठीक है। बंकीपुर जेल कहाँ है? ये पटना में है, ठीक है। क्लियर होगा इतना? ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, इस मूवमेंट के दौरान ना कुछ पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हुई थी, जगह जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी इन द absence ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप कोई थी नहीं, सारे क्या थे? सारे लीडर जो थे वो जेल में थे। तो उस समय पैरेलल गवर्नमेंट निकल के आती हैं, जिनमें सबसे पहले जो बनती है वो बलिया में बनती है, उत्तर प्रदेश में। और जो चित्तू पांडे उसके लीडर होते हैं, चित्तू पांडे ने बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकारें बनाई अगस्त 1942 में, ठीक है। सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल थे एक, उन्होंने बनाई, इसको प्रति सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। सतारा में इसको प्रति सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद तमलुक, तमलुक ये बंगाल में करके जगह है एक, जी विद्युत वाहिनी, जी विद्युत वाहिनी इन्होंने फाउंड किया था, और मतलब चलाया था 17 दिसंबर 1942। इसको जातीय सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा नेम है ना, इनको बस याद रखना है हमें। सतारा में प्रति सरकार, और तमलुक को जातीय सरकार, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये हमारे एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये 1940 से 1946 तक यही प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा आप। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जेपी नारायण, जो आपको बताया था जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, है ना, 1934 में। तो उन्होंने वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, ताकि अरेस्ट ना हो, वो अंडरग्राउंड हो, और क्योंकि अरेस्ट हो जाते तो अपने आइडियाज को प्रोपोगेट नहीं कर पाते, है ना। तो अरेस्ट से बचने के लिए ये लोग, ऐसा नहीं है कि भागे हैं, इंसान बड़े लीडर इसलिए वो छुपते हैं ताकि वो अपने आइडियाज को प्रोपोगेट कर सके, उनका मकसद जो है वो मतलब फीका ना पड़ जाए, है ना। ऑर्गेनाइज्ड गुरिल्ला एक्टिविटीज एंड स्प्रेड द मूवमेंट इन रूरल एरियाज। उषा मेहता, उषा मेहता के बारे में फेमस चीज है, क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बार कांग्रेस रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया था, ताकि इस मूवमेंट को और ज्यादा हवा दे सके, है ना, न्यूज को फैला सके पूरे इंडिया में। और सीक्रेटली तरीके से इन्होंने, अंडरग्राउंड तरीके से इन्होंने इसको प्रोपगेट किया था, ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद एक्सट्रीम रिप्रेशन, फायरिंग, लाठीचार्ज, मास अरेस्ट एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, ठीक है, प्रेस को भी सेंसर लगा दिया था इसमें। उस समय जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था वो था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल उस टाइम का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। एक इकलौते जो थे मैटर, उनका नाम था कुशल कोनबर, जो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान फांसी चढ़ाई गई थी, ठीक है, उनको उनको फांसी दी गई थी। Despite suppression, the movement marked a turning point. It made it clear that British would have to leave
इंडिया सून। ठीक है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना होगा, इतने ज़्यादा दमन के बाद भी। ठीक है, ब्रिटिशर्स को भी लग गया था कि हाँ अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए ना, बस उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। अब सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को। कहां पर हुआ था? तो उड़ीसा में एक कटक नामक जगह है, वहां पर हुआ था। ठीक है, ही वॉज नोन एज नेताजी एंड वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। एक तो हरिपुरा सेशन 1938 का हुआ था, मैंने बताया था, और 1939 का त्रिपुरी सेशन हुआ था। इसमें गांधी जी के जो एक सपोर्ट से खड़े हुए थे पट्टभी सीतारामैया, उनको इन्होंने हराया था। और बाद में जब गांधी जी नाराज हो गए तो इन्होंने वहां से क्या नाम, इस्तीफा दे दिया, वहां से रिजाइन दे दिया, और इन्होंने बाद में चले गए, फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया। ठीक है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये उसी दिन करते हैं जिस दिन ये वहां से आते हैं, मतलब कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिस दिन रिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये दिन था 22 जून का, 22 जून का। ये लेफ्ट विंग बोला जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको लेफ्ट विंग बोला जाता है, राइट विंग कांग्रेस थी। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू बोस escaped फ्रॉम इंडिया इन 1941 एंड रीच्ड जर्मनी सीकिंग सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो जर्मनी के पास पहुंच जाते हैं, जर्मनी पहुंचते हैं और वहां से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सपोर्ट थोड़ा मांगते हैं। ठीक है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है रास बिहारी बोस और मोहन सिंह से। अब 1943 में बोस वेंट टू सिंगापुर एंड टुक कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए, सिंगापुर में जो था इंडियन नेशनल आर्मी का उस समय बेस था। ठीक है, वहीं पर क्योंकि फॉर्म हुई थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वार टू के समय पे जो सैनिकों को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे सैनिक, तो उन्हीं को इन्होंने आज़ाद कराया। हिटलर के पास जाते हैं कि उन सारे सैनिकों को छोड़ दो, सुभाष चंद्र बोस, और उनको हम अपनी सेना में शामिल कर लेंगे। तो उन्हीं जो जो प्रिजन थे, ठीक है, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे उस टाइम पर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उनको आज़ाद करा के और उनको इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती करते हैं। ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम लोग आज़ाद हिंद फौज। समझ आ गया, आज़ाद हिंद फौज। और ये कहाँ था सब कुछ? ये सिंगापुर में हो रहा था। ठीक है, आईएनए वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1942। 1942 में राजबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह थे, जापान की हेल्प से इन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी ताकि ये ब्रिटिशर से लड़ सकें। बोस ने इसी दौरान स्लोगन दिए थे जैसे जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, जो आज भी हम लोग बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, कौन सा? दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ये कहाँ से दिया था? सिंगापुर से, क्योंकि सिंगापुर से दिल्ली आना था। ठीक है, ही established द आजाद हिंद गवर्नमेंट ऑन 21 अक्टूबर 1942 इन सिंगापुर, रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मनी, जापान, इटली एंड सम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो आजाद हिंद गवर्नमेंट भी इन्होंने शुरू की थी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, और जर्मनी, जापान, इटली जो थे उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, आईएनए फॉट अलोंगसाइड जापानीज फोर्सेज इन इम्फाल एंड कोहिमा 1944, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा हार गए। ठीक है, इम्फाल, कोहिमा, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा हार गए थे। आफ्टर जापान सरेंडर इन 1945, बोस रिपोर्टेडली डाइड इन प्लेन क्रैश इन ताइपेई, फॉर्मोसा, 18 अगस्त 1945। यानी कि इनकी एक प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन 1980s के टाइम में एक, आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस मरे ही नहीं थे, उन्होंने दिखावा किया था, झूठा दिखावा किया था कि वो मर गए हैं ताकि ब्रिटिशर्स उनको कैप्चर ना कर सकें। ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स जब देश छोड़ के जा रहे थे तो एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इसका कोई रिटन रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को हमें चाहिए, अगर आते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को आप हमें सरेंडर करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जाता है। और 1980s में देखे भी गया था सुभाष चंद्र बोस को, लुक पूरा चेंज था, उनके चश्मे जैसे वो पहनते थे वैसे ही चश्मे काफ़ी सारे मिलते हैं, है ना? और और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अब
उसको देख सकते हैं वीडियो को, उसमें आपको बताया गया है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लेक्चर पे आते हैं। आईएनए ट्रायल्स एट रेड फोर्ट दिल्ली 1956 1945 से 46 चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चलते हैं। क्रिएटेड मैसिव नेशनलिस्ट अफसर्स इन इंडिया। बोस इज रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ करेज, पेट्रियोटिज्म एंड डिफेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम एक चीज़ की बात करें, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है, यहाँ पर जो सर्वाइविंग मेंबर थे इस आईएनए ट्रायल्स में, तो वो नंबर वो लिख लीजिए उनके नाम जो बच गए थे, सर्वाइविंग मेंबर्स, उनके नाम लिख लीजिए। उसमें नाम थे एहसन खान, एहसन खान, पी के सहगल और जीएस ढिल्लन, ठीक है, जीएस ढिल्लन, ये लोग बच गए थे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं अपने बेबल प्लान पे, ठीक है। 1945 का बेबल प्लान, ये लॉर्ड बेबल ने प्रपोज किया था, और उस टाइम पर लॉर्ड बेबल कौन थे? वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। इनका एम था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और इंडियंस को गवर्नमेंट्स में शामिल किया जाए, ठीक है। इसलिए ये बेबल प्लान आया था। कोई भी सिंगल पार्टी डोमिनेट नहीं कर सकती थी, है ना, कोई ए सिंगल पार्टी डोमिनेट ना करे। इंडियंस वुड होल्ड मेजोरिटी ऑफ काउंसिल सीट, इंडियंस यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ काउंसिल सीट्स को होल्ड करें। प्रपोज इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इन द काउंसिल, यही गड़बड़ हो गई ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, यही तो पसंद नहीं आया था कांग्रेस को। रिजेक्टेड बाई कांग्रेस एंड इट डिड नॉट गिव देम फुल सपोर्ट, ठीक है, फुल सपोर्ट नहीं दिया। तो ये बेबल प्लान था। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या होती है? तो ये भी लॉर्ड बेबल ने ही बेबल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, उसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड बेबल इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, इन्होंने ही बुलाया था इसको, शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था। मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अटेंड किया था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यही दो मेजर पार्टी थी। टू फॉर्म ए इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, इसमें प्लान किया गया था कि इंडिपेंडेंस से पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। आउटकम क्या हुआ? ये फेल्ड हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी ना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्यों मुस्लिम लीग? हाँ, आउटकम हो गया। और सिग्निफिकेंस क्या था? तो हाईलाइटेड ग्रोइंग हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल टेंशंस बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि हिंदू मुस्लिम टेंशन शुरू हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाती है। वो कांग्रेस मना कर दिया कि हम मुस्लिम लीग का डिमांड जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का, वो हम नहीं पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम की टेंशंस बढ़ जाती हैं। अब आईएनए ट्रायल्स, ट्रायल्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, हेल्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली, चार्ज ट्रेजर मर्डर एंड बेजिंग वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। इन पर चार्ज लगाए गए कि जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया मतलब कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उनके ऊपर, सरकार के ऊपर ट्रेजन का यानी कि राजद्रोह का, मर्डर का और युद्ध छेड़ना, इनके ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ये चार्जेस लगाए गए, ठीक है। पब्लिक सपोर्ट इन इंडिया वाज मैसिव, क्रिएटिंग प्रेशर ऑन ब्रिटिश, ब्रिटिशर के ऊपर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया पब्लिक ने। आउटकम ये हुआ कि बहुत सारे सोल्जर्स को रिलीज करना पड़ गया, ताकि, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर था, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या था? स्ट्रेंथन इंडियन नेशनलिज्म एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश विरोधी भावना को मजबूत किया इसने। नवल म्यूटनी क्या थी? तो रॉयल इंडियन नवल म्यूटनी 1946 में हुआ था। फरवरी 1946 में इसको स्टार्ट किया गया बाय द सेलर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन मुंबई। प्रोटेस्टेड पुअर कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड स्लो डिमोबिलाइजेशन, ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। स्प्रेड स्प्रेड टू अदर नवल बेसेज एंड इंक्लूडेड सपोर्ट फ्रॉम सम आर्मी एंड एयर फोर्स यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से भी इनको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि अब ब्रिटिश की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो थी आर्मी, और आर्मी ने अब ब्रिटिशर्स का साथ देना छोड़ दिया था, ठीक है ना। आर्मी ने अब ब्रिटिशर्स का साथ देना थोड़ा छोड़ दिया था, समर्थन कम करने लगे थे। सप्रेस्ड बाय गवर्नमेंट विद मिनिमल ब्लेडशेड,
इसको दबा दिया गया। सिग्निफिकेंस शोड ग्रोइंग अनरेस्ट एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस अमंग आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस का भी भरोसा ब्रिटिशर से उठ चुका था। ठीक है, आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इसको ब्रिटिश कैबिनेट ने प्रपोज किया था मई 1946 में। ठीक है, मई 1946 में। एम ये था कि भाई बात तो हो ही चुकी थी कि अब इंडिया को हमें इंडिपेंडेंस देना है, तो इसमें देना कैसे, पावर को ट्रांसफर कैसे करना है इंडियंस को, और पार्टीशन भी ना हो, पाकिस्तान भी ना बने, है ना। तो ये एम था इसका। अब रिकमेंडेड किया इन्होंने थ्री टायर सिस्टम, एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, और एक प्रोविंसेस की अपने आप मतलब खुद से प्रांत अपने स्वतंत्र रूप से चला सकें। ठीक है, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी सेफगार्ड्स स्पेशली फॉर मुस्लिम्स के लिए प्रोविजंस थे, एक्सेप्टेड इनिशियली बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बट लेटर डिफरेंसेस अरोज। बाद में काफी ज्यादा विवाद शुरू हो गए। सिग्निफिकेंस क्या था, तो अटेम्प्टेड अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टीशन तक बात पहुंच गई थी। ठीक है, चाहते तो ये थे कि सही से हो जाए सब कुछ। अच्छा, इसके मेंबर्स पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसके मेंबर्स। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, कैबिनेट मिशन प्लान आया कब था, तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। इसके जो मेंबर थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिस्प, स्टेफर्ड क्रिस्प, सही तो था क्रिप्स। ठीक है, अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये 3 मेंबर थे इस काउंसिल में, और बहुत इंपॉर्टेंट ये आते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। सितंबर 1946 में फॉर्म होती है इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द मिशन कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हेड बनते हैं, लीडर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इंक्लूडेड मेंबर फ्रॉम कांग्रेस और मुस्लिम, लेकिन सारी पार्टीज इसमें ज्वाइन नहीं करती हैं। ठीक है, सारी पार्टीज ज्वाइन नहीं करती हैं। और ये कब तक रहा है, सितंबर 1946 से स्टार्ट हुआ इंटरिम गवर्नमेंट, 15 अगस्त 1947 तक रही है। ठीक है, इंक्लूडेड मेंबर ये हो गया। एम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर बिफोर इंडिपेंडेंस, ताकि जो ट्रांसफर हो तो थोड़ा मतलब इंडिया को प्रिपेयर किया जा सके, तैयार किया जा सके, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जा सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे करनी है, बाहर से अगर कोई आक्रमण हो जाए तो कैसे मैं अपने देश को बचाना है, ये सब चीज़ें सिखाना था। ठीक है, मुस्लिम लीग ज्वाइंड लेटर बट लेफ्ट मिनिस्ट्रीज रिलेटेड टू डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया लेटर, लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्रीज छोड़ दी, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सारे मंत्रालय छोड़ दिए थे। सिग्निफिकेंस क्या था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ रूल प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस टू इंडियंस। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस था। इतना समझ आ गया। अब आता है डायरेक्ट एक्शन डे। देखिए, जब मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे मतलब सेपरेट पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हुई, तो मुस्लिम लीग ने एक गंदा घिनौना खेल खेला, वो था डायरेक्ट एक्शन डे। यानी कि हिंदूज को पकड़ पकड़ के बुरी तरीके से मारो, काटो। ठीक है, ताकि यहाँ के जो हिंदू हिंदू लीडर हैं वो पाकिस्तान की डिमांड की, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को मान लें। ठीक है, तो एम डी ये था कि ब्रिटिश और कांग्रेस को मुस्लिम लीग की डिमांड को मानने के लिए प्रेशराइज करना। लेड टू मैसेज कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता। कलकत्ता क्या, ही हर जगह हुए थे, पूरे इंडिया में ही हुए थे। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल किल्ड एंड इंजर्ड, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड। सिग्निफिकेंस ये था कि मार्क्ड सीरियस हिंदू मुस्लिम टेंशंस बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशंस थी ना, वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, एकदम मतलब कट्टर भाव से ये लोग देखने लगे थे। ठीक है, एटली के अनाउंसमेंट 20 फरवरी 1947 आता है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इसका प्राइम मिनिस्टर था इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इसने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश वुड लीव इंडिया बाय जून 1948। ठीक है, लेकिन इनको ये इन्होंने अनाउंस तो किया था जून 1948 तक छोड़ देंगे, लेकिन ये पहले ही भाग गए, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे मारपीट होने लगी थी और इनके पास कुछ नहीं बचा था यहाँ पर इंडिया में लूटने के लिए, क्योंकि सब लूट के ले जा चुके थे, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट था इंडियन आर्मी का, वो भी ये खो दिए थे, है ना, आईएनए का ट्रायल करके। तो अब वो सपोर्ट भी नहीं बचा इनके पास, तो रहते कैसे। अब एम क्या था कि पावर जो है इंडियंस को ट्रांसफर कर सकें और ब्रिटिश रूल को एंड कर सकें।
सेट द स्टेज फॉर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने पार्टीशन का स्टेज को सेट कर दिया था काफ़ी अच्छे से, बढ़िया से सब कुछ डिवाइड एंड रूल खेल के, और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं बुरी तरीके से। सिग्निफिकेंस क्या रहा? ऑफिशियली फिक्स द टाइमलाइन फॉर ब्रिटिश विड्रॉल, ठीक है, ब्रिटिश वापसी की समय सीमा आधिकारिक रूप से तय कर दी कि 1948 तक हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एटली ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट और की कि अब लॉर्ड माउंटबेटन जो होंगे, माउंटबेटन नेक्स्ट गवर्नर जनरल, यानी कि वायसराय होंगे, वायसराय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल को यहाँ से हटा दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को ले आए, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया ओवरसॉ द ट्रांसफर ऑफ पावर, भारत के अंतिम वायसराय, अराइव्ड इन इंडिया बाय मार्च 1947, ठीक है, मार्च 1947 में आए थे जब एटली ने अनाउंसमेंट किया था, फरवरी 1947 में अनाउंस किया था और मार्च 1947 में आ गए थे, ठीक है। प्रपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इन्होंने ही प्रपोज किया था। बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए जब इंडिया आजाद हो गया तो पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो यही थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। रोल क्या था? रोल ये था कि मैनेज इंडिपेंडेंस पार्टीशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथली, ताकि आसानी से स्मूथली हो सके, ठीक है। ये तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले थे। और पहले इंडियन कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट, पहले भी थे और लास्ट भी थे। लास्ट इंडियन गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये आपके थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। चलिए, बाउंड्री कमीशन। अब बात हुई कि इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन बाउंड्री भी तो खींचना पड़ेगा ना, कि डिवाइड किस हिसाब से करना है पार्टीशन के बाद में। तो इसलिए बाउंड्री कमीशन 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और इसमें जो इसको हेड किया था वो था एक सरफरा था, सर साइरिल रैडक्लिफ। वाकई में सरफरा था। इसको यही नहीं पता था, जो बंदा कभी इंडिया रहा नहीं, ठीक है, ब्रिटेन से बुलाया जाता, कहता भाई आओ यहाँ बाउंड्री खींच दो। इसने कहा अच्छा, मतलब कि हमें पार्टीशन करना है। पेन उठाया, इंडिया का मैप लाओ जरा, पेन उठाया, ये इधर से पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश, इधर से चाइना की बाउंड्री है ना, मतलब कि ऐसे खींचता चला गया। इसको, इस सरफरे को यही नहीं पता था कि कहाँ पे, कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट होती है। समझिए आप, आधा पंजाब काट के फेंक दिया उधर, आधा पंजाब दे दिया इंडिया को, ठीक है। जो मेन जो कह सकते हैं मुस्लिम्स के जो इम्पोर्टेंट स्थल थे वो इंडिया में रह गए, और जो हिंदूज के थे वो पाकिस्तान में चले गए। मतलब इतना सरफरा था, इसको कुछ वही नहीं था, और यहाँ पर बर्बाद करके सब चला गया। टास्क इसका था कि ये बॉर्डर ऑफ पंजाब और वेस्ट बंगाल का रिलीजन और पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करना है, लेकिन इस बुर्बक को कुछ पता ही नहीं था। अनाउंस किया अगस्त 1947 में, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। सिग्निफिकेंस ये था, क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड कम्युनल वायलेंस इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है। आप समझिए ना, मतलब जो पाकिस्तान में हिंदूज थे वो पाकिस्तान से इंडिया में आने चाह रहे थे, तो उनको मार मार के भगाया गया, कम्युनल वायलेंस हुआ, है ना। और जो यहाँ से जा रहे थे मुस्लिम्स, जो यहाँ से मुस्लिम जा रहे थे, तो रास्ते में हिंदूज के साथ में मारपीट हुई, समझ आया। तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था। ट्रेनें आ रही थी कट कट के, लोगों के शरीरों से, लोगों की बॉडीज जो थी ना उसमें ट्रेनों में लदी हुई थी, मारे हुए, मरे हुए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक, पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 जुलाई 1947, ठीक है। तो 1947 को इसको पास किया गया, और 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अपना ये नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। कब अडॉप्ट किया था? अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था भाई, पहला इंडिपेंडेंस आ रहा था। अब 15 अगस्त पे हम पहले ही इंडिपेंडेंस डे पे अगर हमारा झंडा नहीं होगा तो कैसा लगेगा, तो हमें झंडा भी तो चाहिए था, इसलिए लगभग 22-23 दिन पहले आपका नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है।
अब ये पॉलिटी में हम लोग और अच्छे से देखेंगे, कल से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लेक्चर होगा हमारा, उसमें और अच्छे से देखेंगे कब क्या चीज़ अडॉप्ट की गई, ठीक है। एंड इज ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया एंड पार्टीशन इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 एज डेट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये सेट की गई कि 15 अगस्त को हम चले जाएंगे। क्रिएटेड टू डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, डोमिनियन इसलिए बनाया गया था बेटा कि इंडिया को इतना एडमिनिस्ट्रेटिव वो नहीं था ना, ना कॉन्स्टिट्यूशन था ना कुछ था, तो इसलिए डोमिनियन पहले बनाया गया कि आपको ऊपर हम देखभाल करेंगे, आप कहाँ जहाँ पे फंसेंगे वहां पर दिक्कत, जहाँ पर आप फंसेंगे वहां पर हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना। ईच विद गवर्नर जनरल, इसके गवर्नर जनरल मतलब दो दो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, दो मतलब एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान तो 9-10 साल लग गए उनको संविधान में ही, उनका संविधान बना था 1957 में, हमारा 1950 में बन के तैयार हो गया था, 1949 में 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये पॉलिटी में ही करेंगे बातें, ठीक है। बह जाता हूँ मैं भी। प्रोवाइडेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, ठीक है। तो ये होता है इंडिया इंडिपेंडेंस डे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा हिस्ट्री खत्म होता है कंप्लीट, और हम लोगों को 25 लेक्चर लगे, हम लोगों ने इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों कर लिया, काफ़ी डिटेल में किया है हर एक चीज़ को कवर करते हुए, ठीक है, विद टाइमलाइन। अच्छा मैं अब बता दे रहा हूँ, हम लोग जो सब हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, वो कौन सा वाला है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंडिपेंडेंस डे 2025, तो ये कौन सा है, तो ये 79th है, ठीक है। 79th इंडिपेंडेंस डे है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लिए थैंक यू, कल मिलेंगे हम लोग अपने पॉलिटी के लेक्चर से और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।